बताने के बहाने एक रिमोट पार्क पर बुलाया था, जहां फिर जूही को राहुल के धोखे के बारे में पता चला और बात लीक ना हो इस चक्कर में जिन लोगों के कहने पर राहुल ने जूही को बुलाया था, उन्हीं लोगों ने राहुल का मर्डर कर दिया और जूही को किडनैप कर लिया। इशिका सिंघानिया के आदमियों ने ये सब देख लिया था और इसकी खबर उन्होंने इशिका सिंघानिया तक पहुंचा दी थी। जूही की किडनैपिंग का सुनकर इशिका सिंघानिया बहुत खुश हुई थी, पर उन्हें डर था कि अगर इस बात की भनक भी ऋषि तक पहुंची तो वो जूही को बचाने चला जाएगा। इसीलिए इशिका सिंघानिया ने सिंघानिया कॉर्पोरेशन जाने का फैसला लिया ताकि वो जूही की किडनैपिंग की खबर ऋषि तक पहुंचने ही ना दे। वहीं दूसरी ओर एक खाली पड़ी फैक्ट्री में फिटल पोजीशन में जूही जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके हाथ और पैर बड़ी बेरहमी से रस्सी से बंधे हुए थे। कुछ देर बाद जूही को अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग गईं। आवाज के शोर से जूही को होश आने लगा। उसने धीमे धीमे अपनी आंखें खोलनी शुरू की, पर बेहोशी की दवा के कारण जूही को कुछ धुंधला सा ही दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पैर बंद होने के कारण वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। होश आते ही जूही की आंखों के सामने ये सब कुछ एक मूवी की तरह होकर गुजरा। उसका राहुल से मिलना, राहुल की मौत और फिर उस पर हमला। जूही को याद आ गया कि जब वो राहुल के खून के सदमे से बाहर भी नहीं आई थी, तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जूही सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी। किसी ने जूही से कहा, फाइनली महारानी को होश तो आया। जूही ने उस जानी पहचानी सी आवाज की ओर देखा, पर जूही के सामने अब भी सब कुछ धुंधला सा ही था। उसे बस एक व्हील चेयर की आउटलाइनिंग सी दिखाई पड़ रही थी, जिस पर कोई लड़की बैठी हुई थी। जूही जब उस जानी पहचानी सी लड़की को पहचानने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उस लड़की ने कहा, क्यों बहन, अपनी छोटी सी बहन को पहचान नहीं पा रही? लड़की की आवाज और बातें सुनकर अब जूही को यकीन हो गया कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रिया थी। जूही ने कसकर अपनी आंखों को बंद किया और फिर वापस से उसे खोलकर रिया की ओर देखा। रिया व्हील चेयर पर बैठकर सिगरेट पी रही थी। उसके पीछे उन्हीं आदमियों का ग्रुप था जिन्होंने राहुल का मर्डर और जूही को किडनैप किया था। अभी रिया की हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसके फेस पर अभी भी चोट के निशान थे, पर अभी जमीन से देख रही जूही को रिया बहुत ही भयानक लग रही थी। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कानून को अपने हाथ में ले रही हो। जूही की बातों को सुनकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, लो, महारानी जी का लेक्चर वापस से शुरू हो गया। फिर थोड़ा रुककर रिया ने गुस्से से जूही की ओर देखा। रिया ने गुस्से से जूही की ओर घूरा और उससे कहने लगी, बंद करो ये अपना लेक्चर। तुम्हें मैं क्या दिखाई दे रही हूँ, इंसान या हैवान? बोलो। इसके बाद जब जूही ने कुछ नहीं कहा, तब रिया ने खुद ही जवाब देते हुए कहा, क्यों समझ नहीं आ रहा? मैं बताती हूँ, मैं हैवान हूँ, हैवान। और तुम्हें क्या लगता है हैवान को लॉ से डर लगेगा? रिया की बात सुनकर जूही को पहली बार रिया से डर लगा। जूही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो जमीन पर पड़े पड़े झटपटाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जूही ने बहुत कोशिश की, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। जूही को यूं झटपटाता देख रिया जोर जोर से हंसने लगी। जूही ने परेशान होकर रिया से सवाल किया, रिया, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जूही का सवाल सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया। फिर उसने जूही की आंखों में देखकर कहा, जूही, मैं तुम्हारी और ऋषि की मौत चाहती हूँ। रिया की बात सुनकर जूही ने कहा, रिया, तुम पागल हो गई हो। पर कहीं न कहीं रिया के पागलपन से जूही को डर भी लग रहा था। उसे डर था कि ये रिया अपने पागलपन में आकर सच में कुछ ना कर दे। रिया ने फिर गुस्से से जूही से कहा, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। और पता है जूही, मजे की बात क्या है? मैं पागल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई हूँ। तुमने ऋषि के साथ मिलकर मेरी ये हालत करवाई है। अब मैं तुम्हारी इससे भी बुरी हालत कर दूंगी। रिया के फिर वही इल्जाम सुनकर जूही ने कहा, रिया, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता।
जो छोटी छोटी बात पर रिवेंज लेता फिरे। और मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी बात का यकीन करो, मैंने या ऋषि ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि बचपन से तुम और तुम्हारी माँ ही मेरा सब कुछ छीनते आ रही हो। अब ये सब करने का क्या मतलब है? रिया ने जूही की बात पर चिल्लाकर कहा। हाँ, मैं ही तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ, तुम नहीं। पर जब से तुम मिसेस सिंघानिया बनी हो, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। तुमने ऋषि के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब तो तुम्हें उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। रिया की वही बात सुनकर जूही ने फिर से कहा, मैंने और ऋषि ने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज मेरी बात सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। पर जूही के बार बार के इनकार से इरिटेट होकर रिया अपनी व्हील चेयर से किसी तरह उठकर जूही के पास आई और उसने जूही को एक कस कर तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज ने जूही को अंदर से हिलाकर रख दिया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। एक तरफ जहाँ जूही खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर रिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तू अभी भी सच नहीं बोलेगी? मैं भी देखती हूँ कि तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। कब तक तू सच नहीं बोलेगी? हाँ? इतना कहकर रिया ने एक और जोरदार तमाचा जूही के चेहरे पर जड़ दिया। जूही ने अपने मुंह से खून थूक कर रिया को कहा, रिया तुम जितना चाहे मुझे मार लो, पर जो सच है वो सच है। जूही की बातों ने अब रिया को बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। उसे तो बस अब अपना बदला दिखाई दे रहा था। रिया ने फिर जूही से कहा, देख तू अब मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर रिया ने अपना नया फोन निकाला। जूही अब रिया को देख रही थी। उसे अपनी जान की चिंता तो नहीं थी, पर खुद से ज्यादा जूही को डर था कि कहीं ये रिया का पागलपन ऋषि को ना नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाए। खुद पर टिकी जूही की घबराई नजरों को देखकर रिया ने बड़े मजे से कहा, चल जूही, अब हम देखते हैं कि ऋषि तुमसे कितना प्यार करता भी है या नहीं। रिया के मुंह से ऋषि का नाम सुनकर जूही बहुत घबरा गई। उसने रिया से झपटते हुए पूछा, रिया तुम क्या करने वाली हो? रिया! बार बार जूही के मुंह से अपना नाम सुनकर रिया अपना कान खुजाती हुई बोली, अबे तू थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? फिर रिया ने जूही की ओर मुड़कर कहा, तू जानना चाहती है ना कि मैं क्या करने जा रही हूँ? तो सुन, मैं तेरे ऋषि को कॉल करके तेरे बारे में बताने वाली हूँ। फिर देखते हैं कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। अगर वो आया तो मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को साथ में मार दूंगी, और अगर वो नहीं आया तो फिर रिया ने थंब से अपने पीछे इशारा किया जहाँ उसके भाड़े के गुंडे खड़े थे। उसके बाद रिया सरकास्टिकली हंस दी और बोली, तो मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत से लोगों का इंतजाम किया है, वो तुम्हें तुम्हारी अंतिम सांस तक खुश रखेंगे। रिया मन ही मन नीना पांडे की बेवकूफी पर हंस रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आजकल माँ का दिमाग भी खराब हो गया है। मैंने उससे रुपए मांगे और उसने दे भी दिए, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। आज उन्हीं की वजह से मैं प्रोफेशनल किलर्स को हायर कर पाई हूँ, जो बड़ी ही सफाई से किसी का भी काम तमाम कर देते हैं। और इस बार नंबर है जूही और ऋषि का। जूही रिया के इरादे साफ समझ रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे पता है कि अगर ऋषि को मेरे बारे में पता चला तो वो भागकर यहाँ पहुँच जाएगा, पर ऋषि को कुछ हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और अगर ऋषि नहीं आया तो मेरा अंजाम रिया से भी बदतर होगा। पर मेरे साथ जो भी हो मुझे मंजूर है, पर मेरे ऋषि को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कुछ रुक कर जूही ने मन ही मन सोचा, आई एम सॉरी ऋषि, ये मेरी ही बेवकूफी है जो मैं आज इस हाल में हूँ। मुझे राहुल पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए था। सिंघानिया कॉर्पोरेशन में ऋषि अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। आज उसका मूड थोड़ा खराब था और उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसके साथ उसकी जूही नहीं थी। ऋषि डॉक्यूमेंट साइन करते हुए बड़बड़ा रहा था। क्या जरूरत थी जूही को आज घर पर रुकने की? वो यहाँ मेरे साथ लाउंज में भी तो रेस्ट कर सकती थी। आज मेरा भी काम में मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी मैं टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ। अच्छा होगा कि मैं आज जल्दी घर चला जाऊँ और फिर फ्रेश माइंड से घर पर ही आज का काम करूँगा। फिर कुछ रुक कर ऋषि ने खुद से कहा, और आज के बाद जूही को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ऋषि अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी कोई बिना नॉक किए उसके कैबिन में आ गया।
इस बात से इरिटेट होकर जब ऋषि ने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ इशिका सिंघानिया खड़ी थी। ऋषि को यूं काम के बीच डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी, और स्पेशली आज जब उसका मूड भी ठीक नहीं था। ऋषि इशिका सिंघानिया पर चिल्लाने ही वाला था, पर तभी उसे इशिका सिंघानिया के हेल्थ इश्यूज का याद आ गया। ऋषि ने इशिका सिंघानिया पर गुस्सा तो नहीं किया, पर उसने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर उसे इम्पेशेंटली पूछा, मिसेस सिंघानिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऋषि ने देखा तो पाया कि मिसेस सिंघानिया के साइड में मिसेस चंद्रा और मिस्टर गुप्ता खड़े थे। इशिका सिंघानिया का इशारा पाकर मिसेस चंद्रा ने कैबिन का डोर बंद कर दिया। उनका यही मतलब था कि अब ऋषि के कैबिन में कोई नहीं आना चाहिए। फिर इशिका सिंघानिया ने ऋषि के प्राइवेट फोन की ओर देखा। वो शांत था और ऋषि भी शांत था। ये देखकर इशिका सिंघानिया ने चैन की सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि अब तक जूही के किडनैपर्स का ऋषि के पास कोई कॉल नहीं आया है। जब बहुत देर तक इशिका सिंघानिया ने ऋषि के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि का पेशेंस खत्म होने लगा। फिर भी उसने किसी तरह से खुद को कंट्रोल किया और सिर्फ इतना ही कहा, मिसेस सिंघानिया। ऋषि की आवाज सुनकर इशिका सिंघानिया का ध्यान टूटा। उन्होंने ऋषि की ओर देखकर स्माइल किया और फिर उन्होंने कहा, सॉरी, वो मैं बहुत टाइम बाद तुम्हारे कैबिन में आई थी तो मैं थोड़ी पुरानी यादों में खो गई थी। ये सुनकर फिर ऋषि ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद इशिका सिंघानिया ने कहा, और ऋषि, मैं घर में अकेले बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई। इशिका सिंघानिया की बात पर ऋषि ने उसे कंफ्यूज होकर पूछा, अकेले घर में क्यों? जूही तो घर पर ही है ना आज, आप उसको कह देती, वो आपको कंपनी दे देती। क्या ऋषि के सवाल से इशिका सिंघानिया को उसे जूही के किडनैपिंग का सच बताना पड़ेगा, या इशिका सिंघानिया ऋषि को अपनी बातों में घुमाने में कामयाब हो जाएंगी? क्या ये अंत है ऋषि और जूही के रिस्क वाले लव का? रिया ने जूही को किडनैप कर लिया था। इस खबर से इशिका सिंघानिया बहुत खुश थी। इशिका सिंघानिया जूही की मौत चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ऋषि जूही को बचा पाए, इसीलिए वो सिंघानिया कॉर्पोरेशन पहुंच गई थी ताकि वो वक्त रहते ऋषि तक जूही की किडनैपिंग की खबर पहुंचने से रोक सके। ऋषि के जूही के बारे में सवाल करने पर इशिका सिंघानिया ने सोचा, मैं इस मामले में ऋषि से झूठ नहीं बोल सकती। उसे अगर बाद में पता चला तो वो मुझ पर ही गुस्सा करेगा। अभी मैं ऋषि से कोई बहाना बना देती हूँ। इतना सोचकर इशिका सिंघानिया ने ऋषि से कह दिया, ऋषि, जूही तो घर पर नहीं है। इशिका सिंघानिया की बात सुनते ही ऋषि ने कहा, घर पर नहीं है तो कहाँ गई वो? इशिका सिंघानिया ने अपना सर हिलाकर कहा, मुझे क्या पता कि वो कहाँ गई है, मुझे बताकर थोड़ी गई है। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर ऋषि ने मन ही मन कहा, ये लड़की कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती है, इसे पता नहीं क्या कि बाहर कितना खतरा है। इतना सोचकर ऋषि ने जूही को कॉल करने के लिए अपना फोन उठा लिया। ये देखकर इशिका सिंघानिया ने ऋषि से उसका फोन ले लिया। इस पर ऋषि ने इशिका सिंघानिया की ओर अजीब तरीके से देखा और उससे पूछा, मिसेस सिंघानिया, आपने मेरे सेल फोन को क्यों ले लिया? कुछ सोचकर इशिका सिंघानिया ने कहा, अरे ऋषि, तुम कुछ समझते नहीं हो। जूही तुम्हें बिना बताए अगर कहीं बाहर गई है तो मुझे लगता है वो जरूर फ्रेश एयर लेने गई होगी, और तुम यूँ कॉल करके क्यों उसके प्लान पर पानी फेर रहे हो? ऐसे में तो वो तुमसे और नाराज हो जाएगी। इशिका सिंघानिया की बात पर ऋषि को कुछ खास यकीन नहीं हुआ, पर उसे पूरी तरह डाउट भी नहीं था। तो ऋषि ने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर उससे पूछा, ऐसा क्या? इस पर इशिका सिंघानिया ने बहुत ही सीरियसली अपना सर हाँ में हिला दिया। जब ऋषि का फोन इशिका सिंघानिया के हाथ में था तभी उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। अननोन नंबर देखकर इशिका सिंघानिया समझ गई कि ये फोन जरूर किडनैपर्स का होगा। तो इशिका सिंघानिया ने फोन को और कस कर पकड़ लिया। फोन की रिंगटोन सुनकर ऋषि ने इशिका सिंघानिया से अपना फोन वापस मांगा, पर इशिका सिंघानिया ने ऋषि को फोन नहीं लौटाया। उन्होंने फोन अपने हाथ में पकड़े हुए ही फोन स्क्रीन ऋषि की ओर घुमा दी और कहने लगी, ये देखो, किसी अननोन नंबर से तुम्हें कॉल आ रहा है। इतना कहकर इशिका सिंघानिया ने खुद ही कॉल काट दिया। ऋषि ने भी अननोन नंबर देखकर ज्यादा सोचा नहीं। उसका ध्यान तो इस वक्त बस जूही पर था। ऋषि के ध्यान ना देने पर इशिका सिंघानिया ने जल्दी से उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और कहने लगी, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किसने तुम्हारा नंबर लीक किया है। इतना कहकर इशिका सिंघानिया ने ऋषि को उसका फोन लौटा दिया। इशिका सिंघानिया मन ही मन खुद को शाबाशी दे रही थी। उन्होंने सोचा, हाँ चलो, एक काम तो अच्छा हो गया।
अब किडनैपर्स और इरिटेट होंगे और वो अपना सारा गुस्सा जूही पर निकालेंगे। मजा आ गया। बस अब ये जूही जल्दी से मर जाए। इतना सोचकर इशिका सिंघानिया से अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई और उनके होठों पर मुस्कान आ गई। इशिका सिंघानिया को यूं बिना बात के मुस्कुराता देख ऋषि ने उससे सवाल किया, मिसेस सिंघानिया, अब आपको क्या हो गया? ऋषि के सवाल करने पर इशिका सिंघानिया ने अपना सर ना में हिला दिया और वो बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ रुक कर इशिका सिंघानिया ने ऋषि से कहा, अच्छा ऋषि, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो। इशिका सिंघानिया की इस बात को सुनकर ऋषि ने चैन की सांस ली। वो मन ही मन सोचने लगा, चलो फाइनली यहाँ से जाएंगी। बेकार में बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था। ये सोचकर ऋषि ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अपनी बात कहकर इशिका सिंघानिया ऋषि के कैबिन से बाहर चली गई। बाहर जाकर इशिका सिंघानिया ने मिस्टर गुप्ता से पूछा, मिस्टर गुप्ता, काम हुआ जो मैंने आपको कहा था? मिस्टर गुप्ता ने अपने माथे से पसीना पोंछकर कहा, हाँ मैम, मैंने मिस्टर सिंघानिया के कैबिन का फोन खराब करवा दिया है। मिस्टर गुप्ता की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने प्राउडली स्माइल करते हुए कहा, गुड। इशिका सिंघानिया के तारीफ करने पर मिस्टर गुप्ता ने डरते हुए कहा, थैंक यू मिसेस सिंघानिया। फिर कुछ रुककर इशिका सिंघानिया ने कहा, अब तुम लोग बस इतना ध्यान देना कि जूही की कोई खबर ऋषि तक ना पहुँचे। इशिका सिंघानिया की बात पर मिस्टर गुप्ता और मिसेस चंद्रा ने अपना अपना सर हाँ में हिला दिया। मिस्टर गुप्ता मन ही मन सोच रहे थे, आज मैंने मिस्टर ऋषि का फोन खराब किया है। अगर उन्हें इस बारे में भनक भी लगी तो वो मुझे ही खराब कर देंगे। पर मुझे ये रिस्क तो लेना ही होगा। मुझे वो सब करना ही होगा जो मिसेस सिंघानिया मुझसे करने के लिए कहती हैं। क्योंकि मिस्टर ऋषि तो मुझे वैसे ही अपने रास्ते का कांटा समझते हैं, तो सिंघानिया कॉर्पोरेशन में एक इशिका सिंघानिया ही मेरा सपोर्ट करती हैं। अब अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इशिका सिंघानिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ, अब जूही की कोई भी खबर किसी भी तरह से ऋषि तक नहीं पहुंच पाएगी। अब ऋषि तक सीधे जूही की मौत की खबर ही पहुंचेगी। इशिका सिंघानिया अपने परफेक्ट प्लान की खुशी में जश्न मना रही थी कि तभी भागता हुआ विनय वहां आ पहुंचा। कुछ देर पहले विनय के पास रिसेप्शन डेस्क से एक कॉल फॉरवर्ड हुई थी, जिसमें किसी ने उससे कहा था उसने जूही को किडनैप कर लिया है। पहले तो विनय को लगा कि किसी ने कोई प्रैंक किया है, पर थोड़ा सोचने के बाद विनय ने खुद से सवाल किया, आखिर मिस्टर ऋषि सिंघानिया के साथ ऐसा भद्दा मजाक करने की हिम्मत कौन करेगा? इस ख्याल के दिमाग में आते ही विनय ने इस बारे में थोड़ा और सोचा। अगर जूही मैम की किडनैपिंग वाली बात मजाक हुई तो ठीक है, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो, अगर जूही मैम की जान को सच में खतरा हुआ तो? ये सब सोचने के बाद विनय ने बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाया और वो तुरंत ही इस बारे में ऋषि को बताने चला गया। पर जैसे ही विनय ऋषि के कैबिन के बाहर पहुंचा, वो चौंक कर अपनी ही जगह पर रुक गया। उसने देखा कि ऋषि के कैबिन के बाहर इशिका सिंघानिया अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। विनय ने मन ही मन सोचा, ये मिसेस इशिका सिंघानिया यहाँ क्या कर रही है? इसके बाद विनय ने एक गहरी सांस ली और वो इशिका सिंघानिया के पास चला गया। उसने बड़ी ही पोलाइटली इशिका सिंघानिया को ग्रीट किया। इशिका सिंघानिया ने विनय की ग्रीटिंग पर अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर इशिका सिंघानिया ने विनय से सीधा कह दिया, ऋषि अभी काम में बिजी है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। विनय तुम भी नहीं। इशिका सिंघानिया की ये बात सुनते ही विनय के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई, पर फिर भी उसने हिम्मत करके इशिका सिंघानिया से कहा, पर मिसेस सिंघानिया, मुझे ऋषि सर से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। इस पर इशिका सिंघानिया ने कहा, विनय तुम्हें ऋषि से ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे बताओ। बात अगर जरूरी हुई तो मैं तुम्हें अंदर ऋषि से मिलने जाने दूंगी। इशिका सिंघानिया की बात से विनय के अंदर एक उम्मीद जागी, तो विनय ने इशिका सिंघानिया को सब बता दिया। उसने कहा, मिसेस सिंघानिया, कुछ देर पहले रिसेप्शन पर एक कॉल आया था, उसमें किसी ने बताया कि जूही मैम किडनैप हो गई हैं। इशिका सिंघानिया ने विनय की बात को बीच में ही काट दिया। उन्होंने कहा, ये है तुम्हारी इम्पोर्टेंट बात, इस बात के लिए तुम ऋषि को डिस्टर्ब करना चाहते थे। इशिका सिंघानिया के सवाल पर विनय ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर इशिका सिंघानिया ने गुस्से में विनय से कहा, विनय मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। किस तरह से असिस्टेंट हो तुम? हाँ,
तुम क्या इस तरह के छोटे मोटे प्रैंक भी खुद हैंडल नहीं कर सकते? तो तुम्हारा यहाँ होने का मतलब ही क्या है? इस पर विनय ने कहा, मिसेस सिंघानिया, पहले मुझे भी लगा कि ये कोई मजाक है, पर फिर मैंने सोचा कि अगर ये सच हुआ तो इस बारे में ऋषि सर को तो। इशिका सिंघानिया ने विनय को अपना हाथ दिखाकर कहा, नहीं, ऋषि को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। ये बात सिर्फ किसी का मजाक ही है। किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो ऋषि सिंघानिया की वाइफ को किडनैप करने की हिम्मत करेगा? फिर कुछ रुककर इशिका सिंघानिया ने विनय से कहा, विनय, तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, तुम सिर्फ उतना ही करो जितना मैं तुम्हें कहती हूँ, ओके? इशिका सिंघानिया की बात सुनने के बाद भी विनय को लग रहा था कि ये बात ऋषि को मालूम होनी चाहिए। तो विनय ने इशिका सिंघानिया से कहा, पर मैम, पर इससे पहले कि विनय अपनी बात पूरी करता, इशिका सिंघानिया ने उसे रोक दिया। क्या तुम अब भी ऋषि को किडनैपिंग वाली बात बताना चाहते हो? तो आओ। इशिका सिंघानिया के कहने का साफ मतलब था कि अगर विनय को ऋषि से मिलना है तो उसे इशिका सिंघानिया का सामना करना होगा। पर विनय मन ही मन सोच रहा था, मैं ऋषि सर के लिए किसी के भी अगेंस्ट जा सकता हूँ, पर मैं मिसेस इशिका सिंघानिया के अगेंस्ट कैसे जाऊँ? ऋषि सर से पहले इन्होंने ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन को संभाला था। सब जानते हैं कि इन्होंने हर कदम पर ऋषि सर का साथ दिया था। अब मैं क्या करूं? इसीलिए विनय उल्टे पैर वापस लौट गया। उसने बहुत सोचा पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। विनय परेशान होकर अपने कैबिन की ओर जा ही रहा था कि तभी पीछे से नैना ने विनय से मजाक में कहा, और मिस्टर असिस्टेंट, आप इतना हैरान परेशान होकर कहाँ जा रहे हैं? नैना को देखकर जैसे विनय की जान में जान आई। उसने नैना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कोने पर लेकर गया। नैना विनय से कह रही थी, अरे अरे अरे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? और दूसरी तरफ वीरान फैक्ट्री में रिया ने ऋषि को कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात से रिया का गुस्सा और इरिटेशन अपनी चरम सीमा पहुंच चुका था। पर रिया की नाकामयाबी जूही के दिल को सुकून दे रही थी। जूही बस भगवान से यही प्रे कर रही थी कि गॉड प्लीज प्लीज ऋषि को मेरे बारे में पता मत लगने देना। मुझे कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, बट प्लीज भगवान जी, मेरे ऋषि को कुछ नहीं होना चाहिए। जूही की बढ़ती मुस्कान देखकर रिया ने गुस्से में जूही को लात मार दी। इस चक्कर में रिया का भी बैलेंस बिगड़ गया और वो भी जूही के बगल में धड़ाम से गिर गई। तब रिया की नजर जूही की उंगली पर पड़ी। जूही ने अपनी उंगली में अपनी शादी की निशानी एक पिंक डायमंड की रिंग पहन रखी थी। ये रिंग ऋषि ने जूही को शादी वाले दिन पहनाई थी। पहले तो जूही ने इसे मजबूरी में पहना था, पर अब ये रिंग जूही की शान, उसके प्यार की निशानी बन चुकी थी। जूही की रिंग देखकर रिया का गुस्सा और जलन और भी बढ़ गई। उसने उठकर कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ऋषि को यहाँ बुला कर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी उंगली काट कर ही क्यों ना ऋषि के ऑफिस भिजवानी पड़े। क्या रिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या इशिका सिंघानिया जूही और ऋषि को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी, या वक्त रहते विनय ऋषि को जूही के बारे में बता पाएगा? क्या ऋषि अपनी मोहब्बत जूही को बचाकर अपनी इस रिस्क वाली लव स्टोरी को पूरा कर पाएगा? विनय बहुत कोशिश के बाद भी ऋषि को जूही की किडनैपिंग के बारे में बताने में नाकामयाब हो गया था। विनय के सामने इशिका सिंघानिया चट्टान की तरह खड़ी थी। इसीलिए विनय ने नैना की हेल्प लेने का फैसला लिया। और दूसरी तरफ अब रिया भी इरिटेट होने लगी। ऋषि को कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से उसके सब्र का बांध टूट रहा था और अब वो अपना गुस्सा जूही पर निकालने लगी थी। विनय की बात सुनकर नैना शॉक्ड हो गई और उसने विनय से पूछा, तुम सच कह रहे हो? इस पर विनय ने नैना से उल्टा सवाल करते हुए पूछा, नैना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या ऐसे मामले में मजाक कर सकता हूँ? नैना ने विनय के सवाल पर सिर ना में हिला दिया। फिर उसने विनय से पूछा, तो अब हम क्या करें? तुमने ऋषि सर को कॉल लगाने का ट्राई किया? नैना के इस सवाल पर विनय ने कुछ नहीं कहा, बस वो नैना की ओर अजीब तरीके से देखने लगा। तब नैना ने हाथ हिलाकर विनय से कहा, ऑब्वियसली तुमने ऋषि सर का फोन तो ट्राई किया होगा। अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ठीक है? ये तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है, सो डोंट माइंड। नैना के इतना कहते ही विनय ने एक गहरी सांस ली। फिर विनय ने कहा, लीव इट, और कोई रास्ता नहीं है तो मैं सीधे मिसेस सिंघानिया से भिड़ने जा रहा हूँ, पर
जूही मैम के बारे में तो मैं ऋषि सर को बताकर ही रहूंगा। इतना कहकर विनय जाने ही वाला था कि नैना ने उसे रोक दिया। नैना ने विनय से कहा, अरे रे रुको मेरे शेर, माना कि तुम ऋषि सर की हेल्प करना चाहते हो, पर तुम किसी लेडी से हेड ऑफिस फाइट नहीं कर सकते, स्पेशली ऋषि सर की स्टेप मॉम और पास्ट चेयर वुमेन से। मैं मिसेस सिंघानिया को हैंडल करती हूँ और तुम मौका देखकर चौका मार देना, ओके? नैना अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी, पर वो अपने फेवरेट कपल के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए नैना ने गहरी सांस ली और खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार किया। नैना एक बड़ी सी स्माइल के साथ इशिका सिंघानिया के पास पहुंची और जाते साथ ही उसका हाथ पकड़ लिया। फिर नैना इशिका सिंघानिया से कहने लगी, मिसेस सिंघानिया, आज मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं आप जैसी फेमस पर्सनालिटी की एक छोटी सी फैन हूँ। मैं जब से सिंघानिया कॉर्पोरेशन में आई हूँ तब से मैं सिर्फ आपकी तारीफ सुन रही हूँ। नैना को यूँ अचानक से अपने करीब पाकर इशिका सिंघानिया भी एक पल को सरप्राइज हो गई थी, पर वो चाहकर भी नैना की पकड़ खुद पर से ढीली नहीं कर पा रही थी। फिर मिसेस चंद्रा ने नैना से कहा, नैना ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे मैडम को नहीं छू सकती, छोड़ो इन्हें। जब तक सबका ध्यान नैना और इशिका सिंघानिया पर था, तब तक मौका पाकर विनय ने जल्दी से ऋषि के कैबिन का डोर खोल दिया। ये देखकर इशिका सिंघानिया ने अपनी पूरी ताकत से नैना को खुद पर से हटा दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि ने विनय को देख लिया था। विनय को यूं अपने कैबिन में बिना नॉक किए आते देख ऋषि ने इरिटेट होकर मन ही मन सोचा, व्हाट द हेल, आज सभी ने मेरे कैबिन को धर्मशाला क्यों बनाकर रखा है? जिसे देखो मुंह उठाकर चला आता है। इसके बाद ऋषि ने विनय से कहा, विनय। ऋषि विनय की क्लास लगा पाता इससे पहले ही विनय ने एक सांस में अपनी बात कह दी और ऋषि को बताया, सर कुछ देर पहले रिसेप्शन पर एक कॉल आया था, उसमें किसी ने कहा कि जूही मैम किडनैप हो गई है। विनय की बात सुनकर एक पल को ऋषि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विनय क्या कहना चाह रहा था। ऋषि ने मन ही मन सोचा, किसी ने मेरी जूही को किडनैप करा है? ये कैसा बेहुदा मजाक है। अभी आज सुबह तो वो मेरे बंगले में सो रही थी और अभी विनय कह रहा है जूही किडनैप हो गई है। फिर ऋषि अपना सिर हिलाकर बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके बाद ऋषि जूही को कॉल लगाने लगा। पूरी बेल जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे ऋषि के दिल में डर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। ऋषि ने फिर विनय का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, किसने बताया तुम्हें ये सब? हाँ? ऋषि के गुस्से के सामने भी विनय शांत रहा। विनय ने ऋषि से कहा, सर कुछ देर पहले किसी ने रिसेप्शन में कॉल करके ये बात कही थी। मेरे फोन पर ये बात रिकॉर्ड है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। विनय के इतना कहते ही ऋषि बिना और देरी किए अपने कैबिन से बाहर आ गया। विनय भी ऋषि के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गया। ऋषि को यूं जल्द में जाता देख इशिका सिंघानिया को अपने प्लान पर पानी फिरता नजर आया। इशिका सिंघानिया ने ऋषि को रोकने की कोशिश की। उन्होंने ऋषि को पुकारा, पर ऋषि ने जूही की फिक्र के आगे इशिका सिंघानिया की पुकार को अनसुना कर दिया। जब ऋषि नहीं रुका तो इशिका सिंघानिया ने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, पर ऋषि ने इरिटेट होकर इशिका सिंघानिया का हाथ ही झटक दिया, जिस कारण इशिका सिंघानिया एम्बैरेस हो गई और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी, मगर वक्त रहते मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को संभाल लिया। पर इसी बीच इशिका सिंघानिया की चीख निकल गई, जिसे सुनकर भी ऋषि ने अनसुना कर दिया। ये देखकर विनय और नैना एक पल को रुके थे, पर फिर ऋषि को जाता देख वो दोनों भी ऋषि के पीछे पीछे चले गए। इसी बीच मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को संभालते हुए उनसे पूछा, मैडम आप ठीक तो हो ना? इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक टक ऋषि को खुद से दूर जाता हुआ देख रही थी। इशिका सिंघानिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, वो मुझे गिरता हुआ छोड़कर चला गया और उसने मेरी ओर एक बार मुड़कर नहीं देखा। क्यों? सिर्फ उस जूही की वजह से। इस ख्याल से भी इशिका सिंघानिया की आंखों में आंसू आ गए, पर इशिका सिंघानिया किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। और फिर कुछ देर बाद जब इशिका सिंघानिया ने अपनी आंखें खोली तो उसमें आंसू नहीं थे, बल्कि नफरत और पागलपन था। इशिका सिंघानिया ने अपनी मुट्ठी कस ली और वो खुद से कहने लगी, अब आज जो भी हो जाए, चाहे आज ऋषि जूही को बचा ही क्यों न ले, पर अब मैं इस जूही को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर इशिका सिंघानिया ने अपने इमोशंस पर किसी तरह काबू किया और वो मिसेस चंद्रा से बोली,
लेट्स गो। मिसेस चंद्रा ने कंफ्यूज होकर इशिका सिंघानिया से पूछा, पर कहाँ मैडम? इशिका सिंघानिया ने अपने दांत पीस कर कहा, चलो चल कर देखें कि आखिर आगे क्या होगा। मिसेस चंद्रा को उम्मीद नहीं थी कि ऋषि के इतने रूड बिहेवियर के बाद भी इशिका सिंघानिया ऋषि के पीछे जाएंगी, पर मिसेस चंद्रा ने सोचा, वैसे पब्लिक भी है, ऋषि सर के केस में मैडम किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद इशिका सिंघानिया और मिसेस चंद्रा भी विनय के कैबिन की ओर चले गए। ऋषि रिकॉर्डिंग सुनने ही वाला था कि उतने में कोइंसिडेंटली रिया का वापस से कॉल आ गया। रिया का फोन उठाते ही ऋषि ने चिल्लाकर उससे पूछा, जूही कहाँ है? ऋषि की आवाज सुनकर रिया बहुत खुश हुई, इतनी कि मानो उसे कोई जंग जीत ली हो। पर ऋषि की आवाज सुनकर जूही का चेहरा सफेद पड़ गया था और ये देखकर तो रिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रिया ने बड़े आराम से ऋषि से कहा, ओहो, तो मिस्टर सिंघानिया, आपने फाइनली फोन उठा ही लिया। ऋषि के पास रिया की इस फिजूल बातों के लिए ना ही वक्त था और ना ही मूड, तो ऋषि ने सीधे मुद्दे पर आते हुए फोन पर पूछा, तुम कौन हो और जूही कहाँ है? तो उधर से रिया ने कहा, अरे ऋषि, तुम तो मेरी आवाज भी नहीं पहचान पाए, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ये सब फालतू बातें सुनकर ऋषि का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा था। उसने चिल्लाकर फोन पर कहा, अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ जूही कहाँ है? तब रिया ने जूही की ओर देखकर सरकास्टिकली हंस दिया और फिर बड़े मजे से बोली, जूही वो मेरे सामने ही है, उसके हाथ पैर बंधे हैं और इस वक्त वो जमीन पर पड़ी हुई है, बड़ी ही सुंदर लग रही है। अब तक ऋषि ने रिया की आवाज पहचान ली थी। उसने फोन पर रिया को धमकी देते हुए कहा, रिया, ये तुम ही हो ना? जूही को जाने दो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऋषि की बात सुनकर रिया ने हंसकर कहा, अरे मैं तो डर गई, पर मानना पड़ेगा, फाइनली ऋषि तुमने मेरी आवाज पहचानी तो सही। ऋषि ने गुस्से से कहा, रिया तुम? पर रिया ने ऋषि की बात बीच में ही काट कर कहा, अरे एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गई। तुम्हारी प्यारी रिया के चेहरे और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान भी हैं। फिर कुछ रुक कर रिया ने कहा, इसीलिए ऋषि तुम कोई नई धमकी देने से पहले अपनी जूही के बारे में एक बार जरूर सोच लेना। जूही की हालत के बारे में सुनकर ऋषि का दिमाग बिल्कुल ही बंद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। तो ऋषि ने चिल्लाकर रिया से कह दिया, रिया जूही को जाने दो। ऋषि बस मन ही मन यही सोच रहा था कि बस जूही ठीक हो, मेरी जूही को कुछ नहीं होना चाहिए। वो रिया एक नंबर की पागल है, वो कब क्या कर दे किसी को नहीं मालूम, तो प्लीज प्लीज बस मेरी जूही ठीक हो। इतने में रिया ने हंसकर कहा, ओह गुड, मैं भी जूही को आजाद कर देना चाहती हूँ, पर उसके लिए ऋषि तुम्हें। रिया अपनी बात कहते हुए ही बीच में रुक गई। फिर ऋषि ने उसे पूछा, बोलो क्या करना होगा मुझे? तो रिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ऋषि अब जूही की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, अब देखना बस ये है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है या नहीं। रिया की बात सुनकर ऋषि ने कह दिया, रिया तुम्हें जो भी चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, बस जूही को कुछ नहीं होना चाहिए। इस पर रिया ने कहा, ग्रेट, तो फिर तुम मुझसे अकेले एक जगह पर मिलना, मैं लोकेशन तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगी, पर ध्यान रहे कि और कोई तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी प्यारी जूही की लाश की मैं इतने टुकड़े करूंगी कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे। रिया की धमकी सुनकर ऋषि ने गुस्से में रिया से कहा, डोंट यू डेयर। ऋषि ने पहले कभी इतना डर और घबराहट महसूस नहीं की थी। ये जूही ही थी जो रोबोटिक ऋषि के मन में भी फीलिंग्स जगा सकती थी। तब रिया ने हंसकर कहा, ओह, ये तो तुम कुछ ही दिनों में मान जाओगे कि आई डेयर और नॉट। क्या ऋषि रिया की बात मानकर मौत के मुंह में खुद ही चला जाएगा? क्या वक्त रहते ऋषि जूही की जान बचा पाएगा, या ये अंत है ऋषि और जूही के रिस्क वाले लव का? ऋषि को विनय से पता चलता है कि किसी ने